नमस्कार दोस्तों, सभी कर्मयोगियों का कर्मयोग क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस करेंगे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम 7 जनवरी 2022 को हुआ था। हमें यूथ कंपटीशन टाइम्स जो पब्लिकेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी से आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिकथन वाला क्वेश्चन ही पहले दिया गया था। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तर्क, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, क्योंकि व्यक्तियों में विकास की भिन्न भिन्न दरों पर होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की आनुवंशिकता अलग अलग होती है। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास का क्रम समान होता है। सभी व्यक्ति पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था तत्पश्चात किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, लेकिन शारीरिक वृद्धि एवं विकास की दर अलग अलग होती है। जैसे कोई बालक प्रतिभाशाली, कोई मंद बुद्धि वाला, कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर तथा सुदृढ़। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक बनावट पर, जेनेटिक मेकअप पर। ऑप्शन नंबर बी यानी भौतिक वातावरण पर, फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें कूट के रूप में दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि तीनों सही हैं। आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो तीनों बिंदुओं पर निर्भर करता है। कौन कौन से वे? आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी, मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर डी, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, इसमें जो है प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है, और यह 2 से 6 वर्ष तक की आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था की संज्ञा दी गई है। इसमें बच्चे प्रतीकात्मक या संकेतात्मक खेल खेलते हैं, जैसे बच्चे खेल खेल में सुपर हीरो, राक्षस तथा अग्निशामक व्यक्तियों का अभिनय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, किताबें और पत्रिकाएं। ऑप्शन नंबर बी, मीडिया। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक संस्थान। ऑप्शन नंबर डी, परिवार। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परिवार। प्राथमिक जो समाजीकरण की संस्था हैं वो परिवार हैं, और द्वितीयक में जो है आपका स्कूल आता है। ये हमेशा याद रखें, सभी सेट में पूछा गया क्वेश्चन। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था परिवार है। बालक के समाजीकरण में बहुत से संस्थाएं योगदान देती हैं, फिर भी
परिवार का योगदान सबसे ऊपर है, क्योंकि समाजीकरण की पहली शिक्षा बच्चा परिवार के द्वारा ही सीखता है। परिवार के बाद बच्चा विद्यालय द्वारा समाजीकरण करना सीखता है। अतः परंतु समाजीकरण में परिवार की महत्ता को बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह ए नंबर ऑप्शन है आपका, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी, वह नकल नहीं कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। व्याख्या देखते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका कारण यह है कि बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है तथा आयतन, भार, माप तौल की जानकारी न होने के कारण वह सतही एवं आयतन संबंधी परिवर्तन को समझने में विफल हो जाती है तथा पानी की समानता का निर्धारण चौड़े गिलास में पानी को ज़्यादा बताकर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, इनाम। ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन नंबर सी, स्कीमा। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सांस्कृतिक उपकरण। व्याख्या देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्रमंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः लेव-वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, भाषा। ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी, संगठन। ऑप्शन नंबर डी, संतुलन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाषा। इसकी व्याख्या देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान को प्राप्त करता है तथा अपने विचार या भाषा का विकास भी करता है। अतः संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी प्रगतिशील कक्षा कक्ष, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की ये विशेषता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए, अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ऑप्शन नंबर सी, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं।
ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जो बच्चों के अनुभव और ज़रूरतों को प्रधानता देती है और बच्चों को एक कार्य या कक्षा की गतिविधियों को सीखने के लिए उनकी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी बच्चों के व्यक्तित्व को सीखने और आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा इस बात पर जोर देती है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन यानी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। कोहल वर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। अतः सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में बालक का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं पर विचार किए बिना आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है, इसलिए बच्चे के अनुरूप व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 11th। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है उनमें कौन सी बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल। ऑप्शन नंबर सी, इंट्रापर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल। व्याख्या देखेंगे। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है उनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। जैसे मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता तथा धार्मिक नेता आदि। ये सभी इस योग्यता द्वारा दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं उद्देश्यों भावनाओं व्यवहारों का बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं डैश। ऑप्शन नंबर ए, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाती है क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें स्पष्ट रूप में बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर। लड़कों को उपहार में
लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए जेंडर स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी जेंडर समता, ऑप्शन नंबर सी जेंडर पक्षपात, ऑप्शन नंबर डी जेंडर सशक्तिकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं पहले। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा जेंडर पक्षपात को दर्शाती है। किसी भी लिंग समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा या विश्वास जेंडर पक्षपात कहलाता है। यह धारणा एक लिंग समूह को दूसरे लिंग समूह से पृथक करती है। जेंडर पक्षपात का अर्थ है पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़की के लिए आम विश्वास या आम धारणा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ए नंबर, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। ऑप्शन नंबर सी, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसमें स्वनियमन सुसाधित होता है। ऑप्शन नंबर डी, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। यह कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है, जबकि विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। ये सभी कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन नंबर बी, अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। ऑप्शन नंबर डी, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी प्रणालियां सभी पृष्ठभूमि के छात्रों द्वारा कक्षा में लाए जाने वाले अद्वितीय योगदान को महत्व देती हैं। अतः विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए डिसकैलकुलिया यानी गुणज वैफल्य, ऑप्शन नंबर बी पठन वैफल्य, ऑप्शन नंबर सी भाषा वैफल्य, ऑप्शन नंबर डी गति समन्वय वैफल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गति समन्वय वैफल्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 देखेंगे। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। उन्हें स्कूल के लिए अलग संकाय में दाखिला दें। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षक को आसपास की चित्रकारी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित छात्र चित्र रूपी सामग्री को देखने में असमर्थ होते हैं, जिससे जब वे टेप रिकॉर्डर या अन्य मौखिक उपकरणों के माध्यम से अध्ययन कार्य करेंगे तो वह कक्षा के सफल समावेशन में साधक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, ऑप्शन नंबर बी उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व सम्मान देना, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, ऑप्शन नंबर डी उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। इसी से शिक्षक को बचना चाहिए। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को उन संप्रदायों को पढ़ाने से बचना चाहिए जो कि छात्रों के जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हों, क्योंकि छात्र अप्रासंगिक संप्रदायों से संबंध नहीं बना पाते हैं, जिससे अध्ययन कार्य को बिना रुचि के लिए करते हैं। जबकि शिक्षिका को चाहिए कि वह बच्चे के दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, तो इसमें लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। ऑप्शन नंबर बी स्वालीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या में लिप्त रखें। ऑप्शन नंबर सी पठन वैफल्य यानी जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। ऑप्शन नंबर डी वाक बाधिता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वालीनता यानी जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रखें। यह दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। स्वालीनता यह एक दिमागी बीमारी है। इसमें मरीज ना तो अपनी बात ठीक से कह पाता है, ना ही दूसरों की बात समझ पाता है और ना उनसे संवाद स्थापित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका तर्क क्या है? अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। ए और आर दोनों सही हैं
लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। इसकी व्याख्या देखेंगे, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक छात्रों की सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित कर उनका दुनिया के वास्तविक तौर तरीकों से संबंध बना पाएगा तथा छात्रों में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का विकास होगा। जबकि अधिगम सीधे शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को स्थानांतरित किया जाता है। यह कथन सही नहीं है, अतः ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर सी, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है। ऑप्शन नंबर डी, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। विद्यार्थी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जाता है, क्योंकि ज्ञान का निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के साथ अंतःक्रिया करके या स्व अनुभव द्वारा तथा पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके स्वयं के दिमाग में किया जाता है। सीखने का यह कथन सामाजिक संदर्भ के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है तथा एक विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। पहला नंबर, असंदर्भित पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असंदर्भित पाठ्यक्रम। इसकी व्याख्या देखेंगे, असंदर्भित पाठ्यक्रम वह कारक है जो विद्यार्थियों में असफलता के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह बालकों में नकारात्मकता का भाव उत्पन्न कर देता है, जिससे बच्चों का अधिगम प्रभावित होता है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षकों को इस बात पर व उन अनावश्यक बातों का समावेशन न करें जो विद्यार्थियों को उनके अध्ययन कार्य में विफलता की ओर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है। ए नंबर, सक्रिय भागीदारी। बी नंबर, विनम्र। सी नंबर, पार्शियल यानी आंशिक भागीदारी।
ऑप्शन नंबर डी पैसिव यानी निष्क्रिय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अधिसंज्ञानात्मक कौशल है डैश यानी चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर हैं। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्षमताओं का एक समुच्चय है जो एक व्यक्ति के बढ़ने और मानसिक रूप से विकसित होने के रूप में अलग अलग डिग्री के लिए सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे। त्रुटि उस घटना को कहते हैं जब कोई बनाई गई प्रणाली अपने निर्धारित काम ढंग से नहीं करती, अतः त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, जबकि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं तथा एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। ये सभी त्रुटियों के बारे में सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति के संबंध में यह कहा जाना सही है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, क्योंकि संवेग और प्रवृत्तियों बच्चों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं तथा विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से बालकों में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अधिक बालकों में अर्जित की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। शायद ऐसा कुछ होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर, सॉरी। सभी कर्मयोग आज यहीं तक रखते हैं। सभी कर्मयोगियों का एक बार फिर से धन्यवाद और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। हम बीच में बार बार लाइक करने के लिए नहीं कहते हैं, तो आपसे हम आशा करते हैं कि अगर आपको हमारा यह पसंद आया होगा कंटेंट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।